CAF 6 Managerial and फाइनेंशियल एनालिसिस। सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था एमएफए में? पेस्टल। क्या ख्याल है? सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पेस्टल एनालिसिस कि हमें एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए क्या करना है, 6 पेस्टल फैक्टर्स को देखना है कि पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है, स्पेशली ये जो फैक्टर था, क्या था ये? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस भी हमने देखना है कि हमारे कंट्री में हमारे टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव कर सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, इवन बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को क्विक भी बना सकते हैं। तो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है फिर क्या? हम कॉस्ट एफिशिएंसीज नहीं ला सकते। दिस मीन हम फॉरेन कंपैटिटर्स की प्रोडक्ट्स को मीट नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग क्विक नहीं बना सकते। दिस मीन हमारे लिए क्या होगा? थ्रेट। टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं, सिर्फ उस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन भी आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी हमने देखना है कि इनोवेशन आ रही है, दिस मीन फर्दर कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। और अगर इनोवेशन नहीं आ रही तो बाहर तो इनोवेशन आ रही हैं, तो फिर उन प्रोडक्ट्स को कम्पीट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? वो कॉस्ट एफिशिएंसी के थ्रू प्राइसेस लो कर लेंगे या क्वालिटी फीचर इंप्रूव कर लेंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में नहीं होंगी वो चीज़ें, तो हम मार्केट में फेल हो जाएंगे, मीन ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। यहाँ तक बातें हमने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की। आज इसके अंदर थोड़ी सी और डिटेल कि टेक्नोलॉजी कैसे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। सो उसमें कुछ 2-3 उसने हेड दिए हैं। एक हेड है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स, कि बिजनेस के जो वर्किंग मेथड्स हैं उस पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। एक है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि बिजनेस की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। और एक है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। सो 3 डिफरेंट हेड्स हमने कवर करने हैं कि टेक्नोलॉजी का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, बिजनेस के वर्किंग मेथड्स पे, बिजनेस की प्रोडक्ट सर्विसेज पे, या बिजनेस के स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट डालती है। क्यों इम्पैक्ट डालती है? तो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। और टेक्नोलॉजी का ऑलवेज बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है अगर आप अडॉप्ट करते हो तो। और अगर आप अडॉप्ट नहीं करते तो फिर आप तबाह बर्बाद हो जाते हो। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। क्या हुआ? मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज होगी, एक नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई टच फ़ोन, लेकिन नोकिया ने ऑन टाइम उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसे ऑन टाइम अडॉप्ट नहीं किया, तो पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई, आज तकरीबन ख़त्म हो गई। एक और इसका इम्पैक्ट था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी कोडक के नाम से। कोडक, अगर आप थोड़ा सा बचपन में जाओ, जब आप नए नए पैदा हुए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो तस्वीरें खींचने के लिए मोबाइल नहीं, कैमराज यूज़ होते थे। और वो कैमराज के अंदर एक रील डलती थी जिसके अंदर कोई 30 पिक्चर्स की कैपेसिटी होती थी, और 30 पिक्चर्स खींचने के बाद वो रील ख़त्म हो जाती थी। फिर वो रील कैमरा से निकाल के किसी फ़ोटोग्राफ़र शॉप पे जाते थे, उसको देते थे, वो कोई 2-3 दिन बाद उनके फ़ोटो प्रिंट करके दिया करते थे। अगर आप घर में अम्मा अब्बा के पुराने ब्रीफ केस अलमारियाँ खोलो तो उसके अंदर से आपको फ़ोटो प्रिंट हुई हुई इतने इतने साइज़ की मिलेंगी, वो सब रील कैमरा के थ्रू खींची गई हैं। और सबसे पहला कैमरा बनाने वाली यही कंपनी थी, कोडक। दुनिया में सबसे अच्छे कैमराज कौन बनाता था? कोडक। फोटोग्राफी, वो फिल्म जो होती थी, रील जो होती थी जिसके अंदर तस्वीरें खींच के स्टोर की जाती थी, वो भी सबसे अच्छी किसकी होती थी? कोडक की। मीन इसकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। अचानक मार्केट के अंदर आगे डिजिटल कैमरा, मीन मेमोरी वाले कैमरास, मीन अब रील नहीं डालना पड़ेगी कैमरा के अंदर। क्यों? रील वाले कैमरा में मसला होता था कि सबको पहले रेडी 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 करके सब रेडी हो गए, फिर तस्वीर खींची जाती थी। क्यों? अदरवाइज वो तस्वीर क्या हो जाएगी? ज़ाया हो जाएगी। हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 30 पिक्चर्स की। मीन आपकी तरह नहीं है कि बस 50 खींच ली, बीच में से कोई 2 तो अच्छी निकल ही आएंगी, नहीं, ऐसे नहीं है।
तो अचानक मार्केट के अंदर आगे डिजिटल कैमरा मीन मेमोरी वाले कैमरा। और जब ये डिजिटल मेमोरी वाले कैमरा स्टार्ट में आए थे तो इनकी जो पिक्सल क्वालिटी थी वो लो थी, इतनी अच्छी नहीं थी। बाकी कंपनीज ने क्या किया, डिजिटल कैमरा जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन कोडक ने कहा नहीं, हमें पता है फोटोग्राफी क्वालिटी क्या होती है और वो क्वालिटी सिर्फ रील वाले कैमरा के थ्रू ही आ सकती है। तो कोडक ने क्या किया, वो डिजिटल कैमराज को अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन कस्टमर ने देखा ये तो रेडी करने वाला मसला खत्म हो गया। अब तो टिक 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 करते जाओ, उसके बाद मेमोरी में देखो जो अच्छी पिक्चर्स हैं वो सिलेक्ट कर लो, बाकी क्या कर दो, डिलीट कर दो। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। तो कस्टमर अचानक शिफ्ट हो गया कहाँ पे, डिजिटल कैमराज पे, लेकिन इन्होंने ऑन टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था और आज ये कंपनी तकरीबन फेल हो चुकी है। मीन ये क्या है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर। मीन एक चलता आया बिजनेस जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना करने की सूरत में फेल हो जाता है। मीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बिजनेस को इस तरह से तबाह करती हैं। मीन टेक्नोलॉजी का एक ह्यूज इंपैक्ट है बिजनेस के ऊपर। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है वर्किंग मेथड्स के ऊपर, प्रोडक्ट सर्विसेज के ऊपर, या फिर बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी के ऊपर। वर्किंग मेथड के ऊपर क्या इंपैक्ट है कि वो काम जो पहले बंदे करते थे, ह्यूमन बींग्स करते थे, अब वो काम कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी कर रही है, मशीनें कर रही हैं। तो ये क्या है, वर्किंग मेथड्स के ऊपर इंपैक्ट है। मीन टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स आर नाउ परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कहां तक, हाई लेवल एनालिटिकल मीन डिसीजन मेकिंग टास्क की हद तक। बाकी नीचे सारा काम कौन कर रही है, टेक्नोलॉजी। इवन आपको पता है ये जो आप अकाउंटिंग करते हो, जाके 3-3 घंटे रजिस्टर पे ये लिखा मारो, ये लेजर बनाओ, ये एंट्री पास करो, ये लेजर बनाओ, ये लेजर बनाओ, फिर कैलकुलेटर पकड़ लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ओ बैलेंस नहीं टैली हो रहा, ट्रायल बैलेंस नहीं टैली हो रहा, फिर दोबारा से कैलकुलेशन करो। ये सारा काम अब रियलिटी में नहीं होता। अब सब कुछ होता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर आपने एंटर करना है कैश सेल, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, देखेगा कैश डेबिट नेचर है तो डेबिट उसे कर देगा, सेल की क्रेडिट नेचर है तो उसे क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, और वहाँ से एंट्री ऑटोमेटिकली कैश के लेजर में भी चली जाएगी, सेल के लेजर में भी चली जाएगी, और साथ ही ट्रायल बैलेंस अपडेट भी हो जाएगा। ये काम जब हमने रियलिटी में जाना इंडस्ट्री में तो वहाँ पे नहीं होने, वहाँ पे सब कुछ ये कंप्यूटर के अंदर होगा। ठीक है, टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन इज नाउ परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स। मीन वो कंप्यूटर कर रहा है। मैन ने क्या करना है, कंप्यूटर को कहना है मिस्टर कंप्यूटर प्रिंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसने क्या करना है, आपने प्रिंट का बटन प्रेस करना है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आपके आगे रख देनी है। लो मीन इनकम स्टेटमेंट में वो ये खर्चा कहाँ पे लिखना है, कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करना है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चार्ज करना है, मसले में फंसे रहते हैं। इस अमाउंट को कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है, तो ये सारा कुछ अब कौन करेगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, एक प्रिंट दे देगा जिसके ऊपर अब आपने क्या करना है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग करनी है कि ये चीज़ इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो अब इसको इंक्रीज़ होगी या खर्चा, तो इसे डिक्रीज़ कैसे करना है। मीन बंदा कहाँ पे अब यूज़ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल टास्क की हद तक। बाकी जो काम नीचे मैन पहले करते थे टाइम कंज्यूमिंग, वो अब कौन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स कर रहे हैं। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मैथड्स। मीन आपके वर्किंग मैथड जो बहुत ज़्यादा डिलेइंग टास्क थे, जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, अब वो सारा कौन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स। और मैन किस हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गया है, सिर्फ एनालिटिकल टास्क की हद तक। इवन वो कहता है कि अब कंप्यूटर में भी इतनी ज़्यादा इनोवेशन आ गई है कि रोबोटिक सिस्टम आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। मीन वो काम जो ह्यूमन बीइंग करते थे लाइक एनालिटिकल टास्क, अब वो भी रोबोटिक सिस्टम कंप्यूटर ने करना शुरू कर दिया। मीन बंदा अब किसी खाते में नहीं रहा। ठीक है, वर्किंग मेथड के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट है कि टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन इज नाउ परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स। मैन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड एट हाई लेवल एनालिटिकल टास्क। इवन विद द ग्रोइंग इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, द हाई लेवल एनालिटिकल टास्क आर नाउ परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर्स। के वो भी अब कौन परफॉर्म कर रहा है, कंप्यूटर्स परफॉर्म कर रहा है। कहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं, ये जो लोग छुट्टियां करते हैं ये क्या सोच के छुट्टी करते हैं कि अगर आज हम क्लास में नहीं जाएंगे तो जो पढ़ाया जाएगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, और क्या समझते हैं अगर वो कवर ना किया तो क्या उसे पेपर पास हो जाएगा। हाँ, एक छुट्टी करने का मतलब है कि 5 से 15 नंबर का पेपर आप छोड़ रहे हो। ये चीज़ शायद आप लोगों को अभी रियलाइज़ नहीं होगी, लेकिन पेपर में बैठे हुए शायद आपको रियलाइज़ होगी कि एक छुट्टी करने का मतलब 5 से 15 नंबर का पेपर छोड़ना है।
ट्राई करना है तो करके देख लो, रियलिटी में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए कोशिश करें, छुट्टियाँ प्लीज़ बंद कर दें। आगे वैसे भी थोड़ी ठंड आ रही है तो रज़ाई से, कंबल से निकलना बड़ा औखा हो जाएगा। सुबह सुबह धुंध शुंध भी हो जाएगी, कुछ नज़र भी बाहर नहीं आ रहा होगा, बाहर निकलेंगे ठंड भी लग रही होगी, सुबह सुबह मुंह भी नहीं धोना को दिल करेगा। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने अपने आप को मना के यहाँ पे ला के बिठाना है। क्यों? छुट्टी करने से 5 से 15 नंबर का पेपर मिस हो जाएगा। ट्राई करना है, करके देख लो, करके देख लो, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में कोशिश करना रेगुलर हो जाना। हाँ, सो टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या है ऑन वर्किंग मेथड के 3 पॉइंट में नजर आते हैं कि वो काम जो पहले बंदे कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स कर रहे थे, अब कौन कर रहे हैं? कंप्यूटर्स। ह्यूमन बींग्स हाई लेवल इंटेलेक्चुअल टास्क की हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। नीचे जितना भी टाइम कंज्यूमिंग काम था वो सारा कौन कर रहे हैं? कंप्यूटर्स। इवन विद द ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी वो हाई लेवल टास्क भी कौन परफॉर्म कर रहा है? टेक्नोलॉजी मीन रोबोटिक सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या था? एक छोटा सा हेड था कि टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या है वर्किंग मेथड्स के ऊपर। टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो कुछ 3 तरह के इंपैक्ट हैं टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर। एक है कैम, एक है कैड और एक है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कैम स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ें जो पहले बंदा बनाता था अब कौन बना रहे हैं? कंप्यूटर्स मीन मशीन्स बना रही हैं, जिसे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो पहले से इम्प्रूव हो गई है। प्रोडक्ट सारी की सारी सेम शेप सेम साइज़ की प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। क्यों? बंदा कभी भी सारी की सारी प्रोडक्ट सेम साइज़ सेम शेप सेम क्वालिटी की प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली साइज़ शेप क्वालिटी क्या हो गई है? इम्प्रूव हो गई है। क्यों? अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसके थ्रू हो रही है? कंप्यूटर असिस्टेड मीन मशीन टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या डिजाइन ही कर लो, मीन प्रोडक्ट की डिजाइनिंग भी अब कौन कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम कर रहे हैं। ये हम कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाते हैं। वो नक्शा क्या है? उसका डिज़ाइन। पहले ये कौन बनाते थे? इंजीनियर साहब एक स्केल फुटा लेके बैठ जाते थे, एक लेड पेंसिल लेके बैठ जाते थे, एक पेज उसके ऊपर चीज़ें जो है वो ड्रा करते थे और फिर क्या करते थे? ले जी ये आपका डिज़ाइन होगा बिल्डिंग का। अब वो इंजीनियर साहब क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर खोलते हैं, उसमें एंटर करते हैं जी टोटल इतना एरिया है, इसके अंदर हमें ये चीज़ें इतनी चाहिए। वो सिस्टम आपको डिज़ाइन बना के देता है और क्विकली बना के देता है और बड़ी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना के देता है। क्यों? इंजीनियर साहब को कैलकुलेशन करना पड़ती थी। यहाँ से 1.1 हमने रखना है तो यहाँ से फिर 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा? तो कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट करके दे देता है। मीन डिज़ाइनिंग भी अब कौन कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या है? कि वो काम वो सर्विसेज जो पहले बंदे देते थे अब कौन दे रहे हैं? सिस्टम। पुराने ज़मानों में क्या होता था? जब कंप्यूटर मशीनें नहीं होती थी, हम सपोज बीमार हो गए हैं तो हम जाते थे एक हकीम साहब के पास या डॉक्टर साहब के पास। वो हकीम को ही लोग डॉक्टर बोलते थे, जो भी अताई डॉक्टर निकले। पता चला हो ये तो MBBS है ही नहीं, सारी ज़िंदगी हम बचपन से इसी से दवाई खाते रहे। जाते थे डॉक्टर साहब के पास तो डॉक्टर साहब क्या करते थे? बिठा लेते थे सामने और यहाँ पे यूं ये अंगूठा रखते थे, यहाँ पे फिंगर रखते थे और यूं क्लॉक को देखना शुरू कर देते थे। हाँ, उसके बाद उन्हें पता चलता था हाँ आपका पल्स रेट क्या चल रहा है। अच्छा बुखार भी है आपको? यहाँ पे यूं हाथ रखते थे, यहाँ पे यूं हाथ रखते थे और उन्हें पता चलता था कि आपको टेम्परेचर भी है, कितना टेम्परेचर है वो हाथ रखने से उनको पता चल जाता था। उसके बाद वो क्या करते थे? हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिख के देते थे। अब क्या होता है? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? यहाँ पे एक मशीन लगाते हैं और करते हैं प्श प्श प्श, फौरी स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि आपका क्या BP चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। मीन वो काम जो पहले बंदा कर रहा था अब वो किसके थ्रू हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू। ये क्या है? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। क्या ख्याल है? बल्कि अब तो यहाँ पे मशीन लगाने के बजाय बस एक चुटकी लगाते हैं यहाँ पे फिंगर पे और सब कुछ स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मीन वो काम जो पहले बंदा करता था अब वेरी परफेक्ट वे में कौन कर रहे हैं? सिस्टम मीन कंप्यूटर्स कर रहे हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था? हम सपोज लोन लेने गए हैं बैंक के पास तो बैंकर हमें सामने बिठा लेता था, आजा भाई तेरा इंतज़ार था, चाय पियेंगे? हाँ पिला दें। अच्छा क्या करने आए? लोन लेने आया। अच्छा लोन लेने आए, अच्छा मुझे बताएं आपकी मंथली इनकम कितनी है? जी इतनी है। उसमें से खर्चे कितने हैं? जी इतने हैं। बचाते कितना है? मैं बचाता होता तेरे पास ही आना था, कुछ नहीं बचता।
अच्छा, कभी आपने ज़िंदगी में लोन लिया है, वो हिस्ट्री बताओ। क्या कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो हिस्ट्री बताओ। आप पे डिपेंडेंट चिल्ड्रन कितने हैं, वो हिस्ट्री बताओ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और कहाँ कहाँ पे की हुई है, वो सब कुछ बताओ। उसके बाद वो क्या करते थे, कैलकुलेटर निकाल लेते थे। सब कुछ लिखने के बाद पता नहीं क्या कैलकुलेशन परफॉर्म कर के बताता था कि आप लोन के काबिल हो या नहीं, अगर हो तो कितना लोन आपको दिया जाएगा, और इतने लोन के अगेंस्ट कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, कितने टाइम पीरियड का होगा। मैंने सारे ये कैलकुलेशन वो बिठा के कोई 2-4 दिन लेता था। एक दिन इन्फॉर्मेशन ले लेता था, फिर कहता था 2 दिन बाद आइएगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊँगा। अब क्या होता है, बैंकर कहता है आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपने क्या करना है, हमारी वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया होगा लोन का, आपने उसके अंदर अपनी सारी डिटेल एंटर करनी है और करना है प्रोसीड। तो वेबसाइट कैलकुलेटर आपको फौरी बता देगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, किस इंटरेस्ट रेट पे मिल सकता है, और आप एलिजिबल हो या नहीं। मीन वो काम जो पहले बंदे कर रहे थे, अब कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो ये क्या है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मीन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है किस चीज़ पे, प्रोडक्ट या सर्विसेज पे। तो प्रोडक्ट जो पहले बंदे प्रोड्यूस करते थे, अब कंप्यूटर मशीन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं। डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स की या अदर जितनी भी डिज़ाइनिंग है जो पहले बंदे करते थे, अब सिस्टम कर रहे हैं। और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मीन जो सर्विसेज पहले बंदे देते थे, अब कौन दे रहा है, कंप्यूटर सिस्टम दे रहा है। ये बातें समझ आती हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स क्या है, 3 पॉइंट। ए टास्क प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय मैन इज नाउ परफॉर्म्ड बाय द टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स। Man have been restricted to high-level analytical tasks only. Even high-level analytical tasks are now performed by the computers through development of technology. और प्रोडक्ट सर्विसेज पे क्या है, 3 इम्पैक्ट वो हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे। तो ये टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी पे। डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग, outsourcing, virtual organization, restructuring, online social media, big data and artificial intelligence. ये क्या है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। कोई 7-8 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हमें नॉलेज लेना है और देखना है कि इसके अकॉर्डिंगली बिजनेस स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। डाउन साइजिंग क्या है, बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना विद फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल। मीन कम लोगों के थ्रू बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना, इसे क्या नाम देता है, डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस जो है वो अपने ऑपरेशन बंद कर रहा है, अपने ऑपरेशन कम कर रहा है, नहीं। ऑपरेशन आप उतने ही परफॉर्म कर रहे हो, बिजनेस आप उतने ही स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन विद फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल जब परफॉर्म कर रहे हो तो ये क्या है, डाउन साइजिंग। तब वो काम जो पहले 50 मजदूर कर रहे थे मिलके, आपने वहाँ पे एक मशीन लगा दी, तब क्या 50 मजदूरों की ज़रूरत है, नहीं। तो अब तो मशीन चलाने के लिए शायद 1 या 2 लोगों की ज़रूरत है। तो ये जो टेक्नोलॉजी मशीन आपने लगाई, लोगों को हटा के, उससे क्या हुआ, 48 लोग कम हो गए। तो इसे क्या नाम दिया जाता है, डाउन साइजिंग का। किसके थ्रू पॉसिबल हुई, टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्या कह रहा है, अकाउंटिंग करने के लिए, लेजर मेंटेन करने के लिए आपने 5 अकाउंटेंट रखे हुए हैं। अब आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया और एक बंदा बिठा दिया, ले भाई ये तूने सिस्टम में एंटर करते चले जाना। तो 4 लोगों की अब ज़रूरत रही नहीं। तो ये क्या है, डाउन साइजिंग। ये पढ़ के देखें, समझ आती है। अब इसका स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा लोगों की बजाय अब क्या हो जाएंगे, कम लोग हो जाएंगे। तो ये क्या है, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डाउन साइजिंग मीन फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू काम करवाना। कैसे, जो काम पहले लोग कर रहे थे, ह्यूमन बींग्स कर रहे थे, अब मशीन या कंप्यूटर करेगी। डीलेयरिंग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, टॉप पे सपोज कंपनी का कोई चेयरमैन या सीईओ होता है, उसके नीचे सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके नीचे देखा जाए तो सपोज डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे देखा जाए तो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं और फिर कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा फॉर्मल वे में चल रही होती है। अब इसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। क्या है ये,
टॉल स्ट्रक्चर है और इसका नुकसान है क्या, इधर कोई मसला आ रहा है तो उसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। तो मसला पहले यहाँ पे कम्युनिकेट होगा, फिर यहाँ पे कम्युनिकेट होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। अब वो जो डिसीजन लिया गया उसके ऊपर काम कहाँ पे होना है, यहाँ पे। तो भी वैसे ही स्टेप बाय स्टेप पहले यहाँ पे बात कम्युनिकेट होगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर पता चलेगा अच्छा इस मसले को रिजॉल्व कैसे करना है, और 3 देर में मसले ने वैसे ही हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करके रख दिया। मीन इसमें कम्युनिकेशन क्या है, स्लो है। ना सिर्फ कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग भी स्लो है। क्यों, मसला आपको फौरी पता ही नहीं चला तो क्या फौरी डिसीजन हुआ नहीं। तो इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग भी स्लो है और कम्युनिकेशन भी स्लो है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर, ये डिसीजन ले रहे हैं या चलो साथ ये मिला रही है, ये लोग काम कर रहे हैं, ये बीच वाले रास्कल्स क्या कर रहे हैं, जस्ट कम्युनिकेशन। क्या, ऊपर से डिसीजन नीचे और नीचे से मसले ऊपर। तो अगर हम क्या करें, इन बीच वालों को यहां से निकाल दें और इनकी जगह पे एक इंप्लीमेंट कर दें सिस्टम। ऊपर जो डिसीजन लिया गया है आपने सिस्टम में एंटर किया, नीचे इनको पता चल गया भाई क्या काम करना है और फौरी पता चल गया। नीचे कोई मसला आ रहा है या जो भी काम ये कर रहे हैं करके कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, सिस्टम में, तो इन्हें पता चल गया नीचे क्या हो रहा है या क्या मसले आ रहे हैं, फौरी डिसीजन लेके वो भी क्या कहाँ पे एंटर किए, सिस्टम के अंदर। तो इससे कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग क्विक हो सकती है। क्या ख्याल है। तो ये जो मिडल मैनेजमेंट को हम रिमूव कर रहे हैं, मीन ये क्या है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो मिडल मैनेजमेंट को रिमूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग को क्विक बनाने के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे, डी लेयरिंग। मीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ मिडल मैनेजमेंट हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी। और इसे क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज ये ऊपर चेयरमैन सीईओ है, ये नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये नीचे सुपरवाइजर्स हैं और उनके नीचे क्या है, एम्प्लॉयज। तो इसे स्ट्रक्चर आपका क्या टॉल से क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, डी लेयरिंग की सूरत में भी अपने टॉल स्ट्रक्चर को क्या बना सकते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। स्ट्रैटेजी मीन डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा कि इधर डिसीजन मेकिंग क्या थी, स्लो, अब डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, क्विक या फास्ट हो जाएगी। और आजकल के दौर में मार्केट में सर्वाइव सिर्फ वही बिजनेस करेगा जो क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक कम्युनिकेशन पे चलेगा। क्यों, मार्केट के अंदर आए दिन नई नई इनोवेशन आ रही हैं और सर्वाइव वो करता है जो पहले नई इनोवेशंस को अडॉप्ट करता है। पहले नई इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी सबसे पहले चाहिए। इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले तब मिलेगी जब कम्युनिकेशन सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग, क्विक होगा। पहले नई इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए आपको डिसीजन भी फौरी लेना है, और डिसीजन लेते वक्त समटाइम आपको नीचे लोगों को भी कंसल्ट करना पड़ता है कि भाई क्या ये चीज़ हम बनाने के काबिल हैं या नहीं है, क्या ये चीज़ इस तरह से हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्या इसमें हम इस तरह से ये कोई चेंजेस भी ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्विक कम्युनिकेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो स्ट्रक्चर आपको टॉल नहीं, क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए। और फ्लैट में आपको हेल्प देती है कौन, टेक्नोलॉजी हेल्प देती है। कैसे, स्ट्रक्चर के अंदर से कुछ लेयर्स को रिमूव करके डी लेयरिंग की सूरत में। तो डी लेयरिंग है क्या कि मिडल मैनेजमेंट की कुछ लेयर्स आपने रिमूव कर दी और कम्युनिकेशन वो जो मिडल मैनेजमेंट कर रही थी टॉप टू बॉटम, वहां पे आपने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये क्या है, डी लेयरिंग। और अल्टीमेटली जब आपने मिडल मैनेजमेंट को रिमूव किया तो स्टाफ कटिंग भी हुई। तो स्टाफ कटिंग के साथ क्या हो गया, डाउन साइजिंग भी होगी। मीन आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। पढ़ के देखें सर। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में दिया गया है कि डी लेयरिंग पॉसिबल है, मीन फायदा देगी। क्यों, डी लेयरिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मिडल मैनेजमेंट को रिमूव कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है या फायदा देगी, मीन इफेक्टिव होगी कब, जब आपके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मीन ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जो मैनेजर्स वाला, कम्युनिकेशन वाला काम कर सके। अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो मिडल मैनेजमेंट वाला काम कर सके, तो फिर डी लेयरिंग का फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। डी लेयरिंग पॉसिबल है या फायदा देगी कब, जब टेक्नोलॉजी ट्रस्टेड भी है, मीन वाकई ही प्रॉपर्ली वर्क भी करेगी। मीन इसके अंदर कोई हैकिंग वगैरह के थ्रू इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं होगी। मीन कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहेगी। क्यों, ये मैनेजर्स के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है टॉप डिसीजन की, जो शायद नीचे उतनी कम्युनिकेट नहीं करना होती। डी लेयरिंग फायदा देगी, पॉसिबल है कब, क्या आप कर क्या रहे हो, बेसिकली ये मिडल मैनेजमेंट को जब रिमूव कर रहे हो तो वो अथॉरिटी पावर आप ट्रांसफर कर रहे हो कहां पे, ये लोअर सुपरवाइजर्स को। तो डी लेयरिंग फायदा देगी कब, जब ये लोअर लेवल के सुपरवाइजर इस काबिल हैं कि इनको अथॉरिटी दी जा सके। अगर यहां पे गधे बैठे हैं
तो फिर इनको अथॉरिटी देने से उल्टा मिस यूज़ होगी, उससे ऑर्गेनाइजेशन में मसले आना शुरू हो जाएंगे। तो इनका इस काबिल होना भी ज़रूरी है कि इनको अथॉरिटी डेलीगेट की जा सके, कौन सी अथॉरिटी जो इनसे छीनी है इनको ख़त्म करके। डी लेयरिंग पॉसिबल है जब ये लोकल मैनेजर्स मेच्योर कंपिटेंट एक्सपीरियंस भी हैं। क्यों? अगर ये मेच्योर कंपिटेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इनको अथॉरिटी देके क्या हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। मेरी सूरत में डी लेयरिंग का फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो डी लेयरिंग फ़ायदा देगी, मीन पॉसिबल है या इफेक्टिव है कब? जब आपके पास इनकी जगह पे इंप्लीमेंट करने वाली अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो हाई क्वालिटी ट्रस्टवर्थी भी है, लोकल मैनेजर्स आर एबल टू रिटेन अथॉरिटी, मीन अथॉरिटी लेना भी चाहते हैं, और लोकल मैनेजर्स क्या हैं, मेच्योर कंपिटेंट स्किल्ड भी हैं कि इनको अगर अथॉरिटी दी जा रही है तो वाकई ही बेस्ट वे में यूज़ होगी। मीन इनको पता है अथॉरिटी को कैसे यूज़ करना होता है। आप पढ़ के देखिए, समझ आती है। जी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का इंपैक्ट हम पढ़ रहे हैं बिजनेस पे। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड्स, कि काम बंदे जो करते थे अब मशीनें करेंगी, बंदे रह गए। हाई लेवल एनालिटिकल टास्क की हद तक रिस्ट्रिक्टेड। इवन विद द ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी वो हाई लेवल एनालिटिकल टास्क भी कौन परफॉर्म कर रहा है? कंप्यूटर्स। मीन वो भी बंदों से छीन लिया गया। प्रोडक्ट सर्विसेज पे क्या इंपैक्ट है? मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है, डिजाइनिंग कंप्यूटर के थ्रू हो रही है, इवन सर्विसेज भी अब कौन दे रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम ही दे रहे हैं। हाँ, स्ट्रक्चर या स्ट्रैटेजी पे क्या इंपैक्ट है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और जब फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे क्या नाम दिया जाता है? डाउन साइजिंग, जिससे आपके स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डी लेयरिंग, या मिडल मैनेजमेंट लेयर्स को रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, जिससे आप एक टॉल स्ट्रक्चर से कहां पे आ जाते हो? फ्लैट स्ट्रक्चर पे। और डी लेयरिंग में जब आपने मिडल मैनेजमेंट रिमूव की तो साथ क्या हो गई? डाउन साइजिंग भी। लेकिन डी लेयरिंग का फायदा होगा जब आपके पास बंदों की जगह पे जो आप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हो वो टेक्नोलॉजी हाई क्वालिटी भी है, वो टेक्नोलॉजी ट्रस्टवर्थी भी है, और इधर वाली अथॉरिटी आप नीचे लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो तो नीचे लोग इस काबिल भी हैं कि उनको अथॉरिटी दी जा सके, और उनके अंदर स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस भी है अथॉरिटी को यूज करने का। टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या है? बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी पे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है? अपने काम खुद से करने की बजाय बाहर से किसी से परफॉर्म करवा लेना, इसे नाम दिया जाता है आउटसोर्सिंग। अपने कपड़े खुद धोने की बजाय, खुद प्रेस करने की बजाय लॉन्ड्री वाले से धुलवा लेना, लॉन्ड्री वाले से प्रेस करवा लेना, ये क्या किया आपने? आउटसोर्सिंग। मीन बाहर से काम करवा लेना। कौन सा? जो आप खुद करते थे अब बाहर से करवा रहे हो, तो ये क्या है? आउटसोर्सिंग। क्या क्या? इस तरह से बिजनेस भी क्या कर सकता है? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने कुछ ऑपरेशंस आउटसोर्स कर सकता है। क्या आउटसोर्स किया जा सकता है? अपना अकाउंटेंसी वर्क जो है वो आप आउटसोर्स कर सकते हो। आपको पता है ये जो यूके, यूरोप, अमेरिका के डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने अपना अकाउंटिंग फंक्शन खुद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाने की बजाय आउटसोर्स किया हुआ है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। क्यों? वहाँ पे अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अपना बनाएंगे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने करना क्या है? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है एक बिजनेस के लिए? जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, जनरल एंट्रीज, लेजर बनाने हैं। उनको क्या मुसीबत है? क्यों ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाना है? उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करना होती है, इसलिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाना है। या उन्होंने टैक्स पे करना होता है तो टैक्स रिटर्न बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि उसके अकॉर्डिंगली टैक्स रिटर्न बना के गवर्नमेंट को बता सकें कि इतना टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं। मीन लीगल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है और टैक्स रिटर्न आपने बना के टैक्स पे करना है। तो उन्होंने क्या किया? बजाय इसके कि वहाँ पे अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाएं, उसके अंदर डिफरेंट अकाउंटेंट्स रखें और बाहर लोगों की पेज क्या है? हाई हैं। तो उन्होंने क्या किया? ये काम आउटसोर्स कर दिया। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर किसी एक अकाउंटेंसी फर्म को, कि भाई हम क्या करेंगे, हमारा सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, सारी ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड होती हैं, तो हम आपको क्या करेंगे? वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया करेंगे, या आपके नई सिस्टम का आपको एक पासवर्ड दे के एक्सेस दे देंगे रिकॉर्ड की। हमारी जो अकाउंटेंसी का काम है क्या है? सिर्फ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए ईयर एंड पे, या हमें टैक्स रिटर्न चाहिए ताकि हम टैक्स पे कर सकें, वो हमें आप बना के दिया करोगे। और ये वो काम किसे करवाएंगे? ये फ्री में ट्रेनिंग्स मिल जाते हैं, आर्टिकल वाले लोग
आजकल तो इतने फ्री में मिल रहे हैं कि मिलते कर रहे हैं कि मैं फ्री में रख लो। क्यों? फर्म के अंदर प्लेसमेंट नहीं है, जितने लोग कैप क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, इनसे काम करवाते हैं और थोड़ा सा उन कंपनी को चार्ज करके काम करके दे देते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग मीन अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाने की बजाय कंपनी ने क्या किया, अपना अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट आउटसोर्स किया हुआ है। किसको? किसी अकाउंटेंसी फर्म को। मीन वो अकाउंटेंसी फर्म के पास जो है वो कंपनी का सारा ट्रांजेक्शन का डाटा आता रहता है, वो फर्म के अंदर ही इनके लेजर बनते रहते हैं, फर्म के अंदर से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के उनको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द ईयर एंड सबमिट कर दी जाती हैं। ये लें, अच्छा टैक्स पे करना है, ये लें जी, आपकी ईमेल के थ्रू टैक्स रिटर्न आ गई है, इसके थ्रू जाके आप FBR या वहाँ की जो भी लोकल बॉडी है उसको टैक्स पे कर दें। बजाय इसके कि अपने अकाउंटेंट रखें, एक डिपार्टमेंट बनाएं, उनको मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पे करें और बाहर पे वैसे भी हाई हैं, उन अकाउंटेंट्स को बिठाने के लिए आपको कोई ऑफिस भी चाहिए, तो क्या किया उन्होंने, आउटसोर्स किया हुआ है। कैसे पॉसिबल हुआ ये? टेक्नोलॉजी के थ्रू। वहाँ से डाटा यहाँ पे कैसे आना है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ से चीज़ें बन के वहाँ पे कैसे जानी है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। किसी ट्रांजैक्शन में कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या थी, तो उनसे पूछना है, तो क्या यूज़ करोगे आप? टेक्नोलॉजी। मीन वो फ़ोन भी क्या है? टेक्नोलॉजी। मीन ये भी पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? टेक्नोलॉजी के थ्रू। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर आउटसोर्स कहाँ पे करते? वहाँ की किसी लोकल फर्म को, और वो लोकल फर्म वहाँ की पाकिस्तानी फर्म से 10 गुना ज़्यादा चार्ज करती है। क्यों? उनको फ्री में स्टाफ नहीं ना मिलता, उनको वहाँ पे अगर स्टाफ मिलता है तो उन्हें पे करना पड़ता है, वहाँ पे ऑफिस बनाना पड़ता है फर्म को, और वहाँ पे ऑफिस के किराए भी महंगे हैं, टेक्नोलॉजी भी महंगी है, बिजली भी महंगी है, तो अल्टीमेटली उन्हें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए वहाँ की लोकल अकाउंटेंसी फर्म ज़्यादा चार्ज करती है दैन पाकिस्तानी फर्म। क्या कहना? पाकिस्तानी फर्म किसी घर के एक फ्लोर में अपनी फर्म बनाई हुई है, लोगों ने घर की बैठक में फर्म बनाई हुई है, बंदे चाहिए, ये इतने फिर रहे हैं यहाँ से फ्री में काम करने के लिए रेडी हैं कि हमें बस एक दफ़ा आर्टिकल रजिस्टर्ड करा दे, पैसे बेशक ना दे। ठीक है, आउटसोर्सिंग में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हैं। मीन अपना कोई डिपार्टमेंट बनाने की बजाय वो काम हम बाहर से किसी से कम पैसों में, मीन लो कॉस्ट पे परफॉर्म करवा सकते हैं। अपना अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी तो उसके अंदर अकाउंटेंट रखना पड़ेंगे, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेंट को आगे ग्रोथ नजर नहीं आ रही तो क्या टिकेंगे? नहीं, भाग जाएंगे। फिर आपको नए अकाउंटेंट रखना पड़ेंगे, उन्होंने आगे देखा ग्रोथ नहीं नजर आ रही है, कहीं से अच्छी ऑफर मिली, भाग जाएंगे, तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहेगा? डिस्टर्ब रहेगा। क्या ख्याल है? तो आउटसोर्स जिसको आपने किया, एक तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, क्या ख्याल है, एक्सपर्ट वे में भी परफॉर्म होगा और आपका काम भी चलता रहेगा। मीन ये अकाउंटिंग वाली सरदर्दी आपकी जो फजूल में मुसीबत बनी हुई थी, ये क्या हो जाएगी? रिजॉल्व हो जाएगी। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं? अपना IT फंक्शन जो है वो भी आउटसोर्स कर सकती हैं। ये आजकल ऑनलाइन बिजनेस भी करती हैं डिफरेंट कंपनीज। कैसे होता है ये ऑनलाइन बिजनेस? अपनी एक वेबसाइट बनाना पड़ती है, उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना पड़ती हैं, उनकी डेली बेसिस पे प्राइसेस आपको चेंज करना पड़ती हैं, उस वेबसाइट के अंदर चेंजेस डेली बेसिस पे करना पड़ती हैं। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? अपना एक IT डिपार्टमेंट बनाती हैं, जिसके अंदर डिफरेंट IT के क्वालिफाइड लोगों को रखा जाता है, जो डेली बेसिस पे वेबसाइट में चेंजेस कर रहे हैं, वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन ये भी अगर टिक नहीं रहे, कहीं से ऑफर मिली उधर भागे, कहीं से ऑफर मिली उधर भागे, तो फिर आप क्या कर सकते हो? अपना IT फंक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हो किसी IT कंपनी को, कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये आपने मैनेज करनी है, इसमें जब भी कोई चेंजेस करना होगी मैं आपको फ़ोन पे बता दिया करूँगा, डेली बेसिस पे कोई प्राइस जब चेंज करना होगी मैं फ़ोन पे बता दिया करूँगा, इसको मैनेज करना है, इसको मेंटेन करना है, किसका काम है? आपका। और इससे IT फर्म्स वाले लोग जो है वो आपसे बहुत कम चार्ज करेंगे। IT फर्म्स वाले लोग कौन है? ये जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस हैं, और वो बहुत कम चार्ज करेंगे, जैसे कि आप अपना स्टाफ रख के उनको मंथली बेसिस पे हैवी पे करो और फिर वो टिकें भी ना, उनके नखरे भी उठाओ, कोई छोड़ के चला जाए, फिर आपका बिजनेस डिस्टर्ब है, तो ये भी आप क्या कर सकते हो? आउटसोर्स कर सकते हो। इस तरह से आप आउटसोर्स कर सकते हो। क्या आउटसोर्स कर सकते हो? अपनी एडवर्टाइजमेंट मीन मार्केटिंग भी आउटसोर्स कर सकते हो। ये आजकल आप देखते हो रोड के ऊपर खंभों के साथ आजकल स्क्रीनें भी लगी हुई हैं। क्या कहला है? छोटी छोटी स्क्रीन बना के लगाई हुई हैं जहाँ पे कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं। ये स्क्रीन किसने लगाई हुई हैं? एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसने लगाई हुई है। उसने क्या किया हुआ है? LDA से परमिशन ली हुई है कोई फ़ी दे के कि हम क्या करेंगे, रोड के ऊपर ये खंभों के साथ अपनी स्क्रीन लगा के मार्केटिंग करेंगे। उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट स्क्रीन की कर दी हुई है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मार्केटिंग करनी है तो क्या करेंगे हम? उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कहेंगे कि भाई ये हमारी मार्केटिंग कर दो। अच्छा भी इतने दिन के मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो अगर 5 कंपनीज की चल रही हैं तो उसमें आपकी एक दफ़ा आए तो कम पैसे होंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी 5 दफ़ा एडवर्टाइजमेंट आए तो फिर ज़्यादा पैसे चार्ज करूँगा। जैसे कि आप अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाओ, आपने क्या किया?
वो मार्केटिंग का काम भी किसे दे दिया, किसी मार्केटिंग एजेंसी को, और वो शायद ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। उतनी इन्वेस्टमेंट आप खुद से नहीं कर सकते स्क्रीन लगाने वाली जितनी उन्होंने की हुई है। तो ये क्या करते हैं, आप आउटसोर्स कर देते हो अपना मार्केटिंग काम भी किसको, किसी मार्केटिंग एजेंसी को। कैसे पॉसिबल हुआ, टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्यों, उन्हें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो या सिस्टम यूज़ करते हो, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। इस तरह से हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या, अपना HR फंक्शन भी। HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स, जिसका काम क्या होता है, एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट या एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग। एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट या एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग। एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट कैसे होती है, क्या आपको पहले एक वैकेंसी जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट बना के पब्लिश करना पड़ती है, उसके थ्रू आप क्या करते हो, डिफरेंट CV रिसीव करते हो। उन CVs में इतने सारे आ गए तो देखते हो कौन कौन क्राइटेरिया पे मीट कर रहा है, वो बीच में से छानबीन करते हो। फिर उनमें से आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हो। इंटरव्यू के अंदर भी डिफरेंट रंगीले आ जाते हैं, उसमें से फिर आपको देखना पड़ता है कौन बंदे का पुत्र है, कौन शक्ल से ठीक लग रहा है, पर्सनालिटी वाइज ठीक लग रहा है, उसके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है। क्यों, लोगों ने समटाइम CV में एक्सपीरियंस लिखा कुछ होता है, आगे जब सामने आके बैठते हैं तो पता चलता है कि ये वो बात ही नहीं है इसके अंदर। क्यों, अच्छा इंटरव्यू करने वाला बंदा आपका एक्सपीरियंस जो है वो जान लेता है, 1-2 क्वेश्चन से उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ इस बंदे के अंदर है या नहीं है। ये मैंने फलां ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, ऐसे लोग लिख देते हैं। अच्छा, फलां ऑर्गेनाइजेशन में कौन CEO कौन था, वहीं पे बोलती बंद हो जाती है। क्यों, वहाँ पे काम किया हो तो नाम बता सकेंगे, काम नहीं किया हुआ तो वहीं पे रंग लाल हो जाता है और पता चल जाता है कि CV के अंदर इसने क्या किया हुआ था, झूठ मारा हुआ था। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में CV बनाओ तो उसके अंदर गलत बातें, झूठ नहीं लिखने। अच्छा इंटरव्यू करने वाला बंदा आपको पकड़ लेगा। सो HR फंक्शन मीन ये CV रिसीव करना है, इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, उसके बाद बंदा सिलेक्ट करना है। तो एक बड़ा लेंथी काम है जिसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है, और ये काम करने के लिए आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप अपना एक HR डिपार्टमेंट बनाओ, उसमें HR के स्पेशलिस्ट लोग रखो, एक्सपीरियंस लोग रखो, उनको मंथली बेसिस पे करते रहो। क्या आप डेली बेसिस पे रिक्रूटमेंट करते हो? नहीं। तो इनको फिर हमने बना के मंथली बेसिस पे क्यों करना है? हमने क्या किया, किसी एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज, अब मार्केट में डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज अवेलेबल हैं, उनको कहते हैं भाई ये स्किल वाले, ये इतने एक्सपीरियंस वाले, इतने बंदे हमें चाहिए। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको बंदों के इंटरव्यू करके CV सिलेक्ट करके आपको बंदे प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपको फॉर क्विकली जो है वो स्टाफ भी अवेलेबल हो जाता है। और आपको ये सारा प्रोसेस जो है, वैकेंसी एडवर्टाइज करनी है, CV रिसीव करने हैं, उनको स्क्रीनिंग करनी है, इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, फिर जाके बंदा सिलेक्ट करना है, तो ये सारा काम अपना आउटसोर्स कर सकते हो। किसको? HR मीन रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जो आपका ये काम कर देंगे। इस तरह से स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है तो डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, बजाय इसके कि HR डिपार्टमेंट बनाओ, उनको मंथली बेसिस पे करते रहो, और स्टाफ को आपने सपोज साल में एक दफ़ा ट्रेन करना है। तो क्या ये इतना काम कर रहे हैं जितना पे कर रहे हो? तो आप क्या करोगे, किसी ट्रेनिंग कंपनी को कहोगे कि भाई हमारे स्टाफ को ये ट्रेनिंग देनी है, कितने दिन के लिए, 1 वीक के लिए। वो 1 वीक के लिए आके ट्रेनिंग देंगे, 1 वीक का चार्ज करेंगे, तो आपकी अच्छी खासी कॉस्ट सेव हो जाती है। क्या ख्याल है, कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी के थ्रू कि अगर वो ट्रेनर इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है या इस सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में कहाँ पे अवेलेबल है, क्या करोगे? गूगल। उसको कांटेक्ट करना है, कैसे करोगे? ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। मीन क्या यूज़ कर रहे हो? टेक्नोलॉजी। मीन आउटसोर्सिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम अपना डिपार्टमेंट बनाएं, उसमें स्टाफ रख के पूरा मंथ, पूरा साल, एवरी मंथ उन्हें पे करें, हम बाहर से भी ये सर्विसेज ले सकते हैं और सिर्फ उतना पे करेंगे जितने टाइम के हम सर्विसेज ले रहे हैं। मीन अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। और जिसे आप आउटसोर्स कर रहे हो वो उन चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं देन योर ओन डिपार्टमेंट। मीन काम भी आपका ज़्यादा अच्छे वे में परफॉर्म होगा, कॉस्ट इफेक्टिव वे में परफॉर्म होगा और क्विकली परफॉर्म होगा। लेकिन ये पॉसिबल है किसके थ्रू? किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। मीन टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? आपने कांटेक्ट करना है, डील करना है। इस सिटी, इस कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो दूसरे सिटी में कहाँ पे अवेलेबल है, किस कंट्री में अवेलेबल है, वो आप गूगल के थ्रू सर्च करोगे, उनको कांटेक्ट करोगे फ़ोन के थ्रू। मीन टेक्नोलॉजी के बिना ये इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आउटसोर्स क्या हो सकता है? आप अपना क्लीनिंग या सिक्योरिटी स्टाफ जो है ये भी आउटसोर्स कर सकते हो। क्लीनिंग या सिक्योरिटी स्टाफ भी आउटसोर्स कर सकते हो। सपोज ये कॉलेज हम चलाते हैं, बच्चे गंदे होते हैं, आके गंद भी मारते हैं, तो डेली बेसिस पे क्लीनिंग भी ज़रूरी है। क्या कहना है? अदरवाइज सुबह सुबह आओगे, क्लास में गंद पड़ा है, वही कल वाला आके आपने और मार दिया तो गंद अच्छा खासा बढ़ जाएगा। जिसमें हमें क्लीनिंग स्टाफ चाहिए। ठीक हो गया? अब ये जो क्लीनर होते हैं ना, जो घरों में हमारे माइयाँ भी आती हैं काम करने वाली, इनके साथ कुछ मसला होता है। इन्होंने एवरी मंथ अपने किसी रिश्तेदार को मारना होता है, मीन 1-2 छुट्टियां करने के लिए। एवरी मंथ इन्होंने बीमार होना होता है,
1-2 छुट्टियां करने के लिए, या घर पे किसी को बीमार करना होता है 1-2 छुट्टियां करने के लिए। और अगर एक दिन क्लीनर नहीं आया तो क्या सफाई होगी? कौन करेगा? आपको खुद करना पड़ेगी। क्या? तो ये मसले सपोज हमारे पास कॉलेज में चल रहे थे, आए दिन क्लीनर का फलां मर गया है, क्लीनर बीमार हो गया है, क्लीनर के घर पे कोई बीमार हो गया, तो सफाई नहीं होती थी। तो क्या किया हमने, एक क्लीनिंग कंपनी को कांटेक्ट किया कि भाई हमें अपने कॉलेज की सफाई डेली बेसिस पे मस्ट करना होती है, करवाना होती है, तो आपने हमें क्या करना है, डेली 2 क्लीनर प्रोवाइड करने हैं। कहाँ से प्रोवाइड करने हैं, ये आपका काम है। और इनके पास अच्छा खासा स्टाफ होता है और ट्रेंड स्टाफ होता है कि अब अगर कोई छुट्टी पे भी है तो चलो अल्टरनेटिव स्टाफ आ जाएगा, तो उसे क्या होगा, आपका काम चलता रहेगा। तो ये क्या है कि आप क्लीनिंग अपना सिस्टम भी आउटसोर्स कर सकते हो किसी एक क्लीनिंग कंपनी को। इस तरह से कॉलेज के बाहर हमें गार्ड भी चाहिए, गेट पे 2 गार्ड चाहिए, जिनके साथ एक वेपन भी होना चाहिए और वेपन उन्हें चलाना भी आना चाहिए, मीन ट्रेंड गार्ड चाहिए। थोड़ा शक्की दिमाग वाले भी चाहिए ताकि चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकें, ताकि कोई खतरा हो तो उस चीज़ को भी डील कर सकें। क्या ख्याल है? गार्ड रखे बाहर 2। अब इनका भी ये मसला, कभी किसी का कोई मार गया है, वो छुट्टी पे है, गार्ड छुट्टी करनी, मैं बीमार हो गया हूँ, और जी मेरे घर पे फलां मसला हो गया, मुझे घर जाना है, तो उस दिन क्या गार्ड होगा यहाँ पे? सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी? तो हमने क्या किया, एक सिक्योरिटी कंपनी को ये काम आउटसोर्स कर दिया कि भाई आपने हमें डेली बेसिस पे हमारे गेट पे 2 गार्ड प्रोवाइड करने हैं। और उससे क्या होता है, डेली बेसिस पे 2 गार्ड गेट पे होते हैं। हाँ, शक्ल कभी कभार बदल जाती है, कभी कभार वही आता है, मीन वो जब छुट्टी पे होता है तो उसे यहाँ पे अल्टरनेटिव गार्ड आ जाता है। तो ये काम क्या हो गया, मसला आपका रिजॉल्व हो गया। क्या आपका मेन बिजनेस में काम मेन ये है? नहीं, लेकिन ये फजूल में आपके लिए सरदर्दी बना हुआ है। तो ऐसे काम जो आपके मेन है नहीं और फजूल में सरदर्दी बने हुए हैं, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो। सिक्योरिटी कंपनी को आउटसोर्स किया तो वहां से हमें ट्रेंड गार्ड मिलेगा, उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म भी होगी। शायद आप उतनी अच्छी ना तो यूनिफॉर्म अरेंज कर सकते थे, ना उतनी ट्रेनिंग दे सकते थे, तो वहां से एक एक्सपर्ट गार्ड मिलेगा जिसको वेपन सिर्फ साथ उसके है नहीं, उसे चलाना भी आता है। क्योंकि आधे से ज़्यादा गार्ड पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास वेपन है लेकिन वो ना तो चलता है ना उन्हें चलाना आता होता है, भी उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ये क्या मिलेगा, एक तो हमें ट्रेंड गार्ड मिलेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में मिलेगा, और उससे हमारा वो जो सरदर्दी मसला बना हुआ था कि आज गार्ड नहीं है, कौन गेट पे खड़ा होगा, फ्ला मैनेजर तू गेट पे खड़ा हो जा नहीं, अब गार्ड ही खड़ा होगा प्रॉपर ट्रेंड। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। गार्ड नहीं आया ऑन टाइम, क्या करेंगे, सिक्योरिटी कंपनी के पीछे भागेंगे। अगर आप उधर जाओगे पीछे, आपका बिजनेस कौन देखेगा? तो क्या करोगे, फोन करोगे और आजकल कहाँ मर गए हो, तुम्हारा गार्ड अभी तक नहीं आया, यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी का इशू है। तो कैसे मैनेज कैसे होगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू। मीन टेक्नोलॉजी के बिना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है ये आउटसोर्सिंग करना। क्यों, अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं हुई तो फौरी आप कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, फोन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम बिजनेस स्ट्रक्चर में चेंज ला सकते हैं। क्या चेंज ला सकते हैं कि अपने डिपार्टमेंट बनाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वो काम बाहर से किसी से ले सकते हैं। और ये जो काम बाहर से करवाना है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मीन स्टाफ के साथ अपना रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय बाहर हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू काम करवाना, मीन आउटसोर्सिंग। क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है, अकाउंटिंग फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है किसी अकाउंटेंसी फर्म को, आईटी फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है किसी आईटी कंपनी को, मार्केटिंग का काम आउटसोर्स हो सकता है किसी मार्केटिंग एजेंसी को, एचआर का काम आउटसोर्स हो सकता है किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को या ट्रेनिंग कंपनी को, या अपना क्लीनिंग या सिक्योरिटी स्टाफ भी आप क्या कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो किसी क्लीनिंग कंपनी को या फिर सिक्योरिटी कंपनी को। इवन कुछ कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल, अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो भी आउटसोर्स कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, ये जो होंडा या टोयोटा वाले हैं, इनकी गाड़ी शोरूम पे खड़ी होती है, ऊपर होंडा या टोयोटा लिखा होता है, लेकिन ये अपनी गाड़ी की सारी चीजें खुद नहीं बनाते। इंजन ये बनवाते हैं जापान में किसी कंपनी से, टायर ये बनवाते हैं कोरिया की किसी कंपनी से, इसकी सीटें अंदर वाला सारा मटेरियल वगैरह ये बनाते हैं चाइना की किसी कंपनी से। खुद सिर्फ ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट का डिजाइन और उसके बाद सारी चीजें ये बाहर से जो आउटसोर्स की हुई हैं वो आती हैं, उनको असम्बल करके होंडा की कार मार्केट में आ जाती है। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स क्या करना, आउटसोर्स करते हुए बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब वो इंजन जापान में आउटसोर्स किया हुआ है, इस दफ़ा भाई हमें ज़्यादा इंजन चाहिए, क्यों, इकॉनमी बड़ी बूस्ट कर गई है, पाकिस्तान की लोगों के हाथों में पैसा बड़ा आ गया है, तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है, तो इंजन ज़्यादा चाहिए। तो कैसे आप कॉन्टैक्ट करोगे, टेलीफोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू। मीन टेक्नोलॉजी चाहिए आपको आउटसाइड द कंट्री, कहीं पे भी कोई आउटसोर्सिंग को मैनेज करना है तो टेक्नोलॉजी के बिना वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर ये आउटसोर्सिंग आप बाहर नहीं कर सकते। लोकल अगर कोई अवेलेबल है तो कर सकते हो, अगर नहीं अवेलेबल तो अल्टीमेटली फिर आपको खुद से ही मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगी। और टेक्नोलॉजी के आने से पूरी दुनिया में आप फाइंड कर सकते हो कि ये चीज़ सस्ती और अच्छी क्वालिटी कहाँ पे मिल रही है।
कैसे? गूगल के थ्रू। उन्हें कांटेक्ट करना है कि वाकई क्वालिटी क्या क्या है, फोन कर लोगे, ईमेल कर लोगे। मीन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये इजीली पॉसिबल हुआ है। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये आउटसोर्सिंग इतनी इजीली पॉसिबल नहीं थी। क्यों? अगर थी भी तो लोकल की हद तक रिस्ट्रिक्टेड थी, और लोकल में अगर आपको कॉस्ट हाई पड़ रही है तो फिर तो ये ऑप्शन ही आपके लिए नहीं थी। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पूरी दुनिया में फाइंड कर सकते हो कि काम दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन कर रहा है, और उनसे आप प्राइसेस ले सकते हो ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू, ताकि आप फौरी डिसीजन ले सको कि कहाँ पे हमें आउटसोर्स करना है। सो इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी क्या है? फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल के थ्रू बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना मीन डाउनसाइजिंग, स्ट्रक्चर में लोग कम हो गए। डीलेयरिंग, मिडल मैनेजमेंट को रिमूव करना बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, जिससे स्ट्रक्चर में चेंज क्या आया, आप टॉल स्ट्रक्चर से फ्लैट स्ट्रक्चर पे आ गए, और स्ट्रैटेजी पे चेंज क्या आया, डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन आपकी अब क्या हो गई, क्विक हो गई। मीन प्लानिंग आपकी जो है वो अच्छी स्टैब्लिश हो गई। आउटसोर्सिंग, वो काम जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो। क्यों? ये आपका मेन काम नहीं है। मेन काम आपका क्या है? गुड्स बना के सेल करना। क्या कहला? ये आपका मेन काम नहीं है। तो वो जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, ना आपके मेन एक्टिविटीज हैं, मीन्स प्राइमरी नहीं सेकेंडरी या स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं, तो उन्हें आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बेस्ट वे में परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये क्या है? आउटसोर्सिंग। मीन अपने डिपार्टमेंट बनाने के बजाय बाहर से काम करवाया, तो स्ट्रक्चर के अंदर डिपार्टमेंट क्या हो गए? कम हो गए। मीन स्ट्रक्चर आपका जो है वो सिंपल हो गया। क्या क्या आउटसोर्स हो सकता है? अकाउंटिंग फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है किसी अकाउंटेंसी फर्म को, आईटी फंक्शन आउटसोर्स हो सकता है किसी आईटी कंपनी को, मार्केटिंग एजेंसी को, रिक्रूटमेंट एजेंसी को, क्लीनिंग या सिक्योरिटी कंपनी को, या अदर मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स को, बजाय इसके कि आप खुद चीजें बनाओ, बाहर से आप आउटसोर्स करके खुद सिर्फ असेंबली या डिजाइनिंग भी कर सकते हो। इस आउटसोर्सिंग के कुछ फायदे भी हैं। क्या फायदे हो सकते हैं आउटसोर्सिंग के? कि वो स्किल्स जो आपके पास नहीं है, वो स्किल्स जो आपके पास नहीं है या आपके पास टिकती नहीं है, उनकी आप फौरी अवेलेबिलिटी ले सकते हो। क्या कह रहा है? तो इससे क्या फायदा होगा? स्किल्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। कौन सी स्किल्स? जो आपके पास लैक कर रही हैं, स्किल्स अवेलेबिलिटी। अकाउंटिंग फंक्शन आपने आउटसोर्स किया किसी अकाउंटेंसी फर्म को, आईटी फंक्शन आपने आउटसोर्स किया किसी आईटी कंपनी को, और वो शायद उस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट है, उनसे ज्यादा एक्सपर्ट तो इन चीजों में कोई नहीं ना होगा। क्या कह रहा है? तो इससे क्या होगा? आपको स्किल्स के साथ साथ एक काम जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, वो भी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रहा है। जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, वो भी एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रहा है। तो इससे आपको क्या कोई कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी? क्या कह रहा है? जिनमें आप एक्सपर्ट हो, आप सिर्फ उनको फोकस कर रहे हो, और जिनमें एक्सपर्ट नहीं हो, वो भी अब एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा? आपको कंपैरेटिव एडवांटेज अगेंस्ट कंपैटर भी हेल्प मिलेगी। कंपैटर हो सकता है जिनमें एक्सपर्ट नहीं है, वो भी खुद देख रहा है, और जिनमें एक्सपर्ट है वो भी खुद देख रहा है। मीन उसकी अटेंशन डाइवर्ट हुई है, जबकि आपकी अटेंशन किस चीज के ऊपर है? सिर्फ अपने मेन बिजनेस एरियाज के ऊपर। और जब मेन बिजनेस एरिया के ऊपर आपकी अटेंशन होगी, डाइवर्टेड नहीं है, तो आप उनमें ज्यादा इनोवेशन लाओगे, ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव करोगे। तो ये चीज आपको कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प देगी। जिन चीजों में आप एक्सपर्ट नहीं हो, वो भी आप एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रही है। इससे बिजनेस के अंदर जो वैल्यू एडिशन है, मीन बिजनेस के बेनिफिट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? इंक्रीज होंगे। मीन इसे क्या होगी? वैल्यू एडिशन होगी। कैसे वैल्यू एडिशन होगी? कि आपकी हर तरह की एक्टिविटी जो है वो अब स्ट्रॉन्ग वे में परफॉर्म होगी। क्यों? आपने आउटसोर्स करते वक्त जो बेस्ट है उसे आउटसोर्स किया। तो कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है इसे, ऑब्वियसली, बजाय इसके कि आप परमानेंट स्टाफ रख के पूरा साल उन्हें एवरी मंथ पे करो, बाहर से आप जितना काम करवा रहे हो उतना पे करोगे। क्या कहलाता है? तो इससे क्या होगी? कॉस्ट सेविंग भी होगी। सो फायदे क्या हैं? स्किल्स जो आपके पास लैक कर रही हैं वो आपको बाहर से अवेलेबल हो जाएंगी। लाइक सिक्योरिटी गार्ड आपके पास ट्रेंड नहीं थे, ना आपको ट्रेन करना आता है, तो बाहर से आपको ट्रेन मिल जाएगा। कंपैरेटिव एडवांटेज अचीव करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? अब आप सिर्फ अपने मेन एरियाज को फोकस करोगे, मीन प्राइमरी एक्टिविटीज को फोकस करोगे। सेकेंडरी आपने क्या कर दी? आउटसोर्स कर दी। और जब प्राइमरी के ऊपर ही फोकस रहेगा तो उन्हें आप ज्यादा अच्छा इनोवेटिव बनाओगे, ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव करोगे। कंपैरेटर हो सकता है सारी एरियाज को देख रहा है, मीन उसकी अटेंशन डाइवर्टेड है, तो वो शायद उतनी इनोवेशन नहीं ला पाएगा। तो ये चीज कंपैरेटिव एडवांटेज में हेल्प देगी। आउटसोर्स आपने की है किसको? एक्सपर्ट को। और जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, वो भी आप एक्सपर्ट वे में परफॉर्म हो रही हैं। तो इससे बिजनेस के बेनिफिट बढ़ेंगे। मीन सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी क्या हो जाएंगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो इससे क्या मिलेगी? वैल्यू एडिशन। अब जैसे कि अपना स्टाफ रख के उनको एवरी मंथ पूरा साल पे करो, बाहर से आपने सर्विसेज ली हैं तो उतना ही पे करोगे जितनी सर्विसेज ली हैं। तो इससे क्या होगी? कॉस्ट सेविंग भी होगी। बाकी कुछ बातें और भी हैं, वो क्या हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।